बेटे ने पिता के चरित्र पर उंगली उठाई और घर पर कब्जा करना चाहा, लेकिन 13वीं पर वकील ने जब वसीयत पढ़ी तो जो हुआ, उसने उस कपूत बेटे के पैरों तले से जमीन खींच ली। आज की कहानी उस समाज के घिनौने सच को उजागर करती है, जहां औलाद अपने ही बूढ़े माता पिता की संपत्ति के लिए गिद्ध बन जाती है। यह कहानी एक ऐसे स्वाभिमानी पिता रमेश जी की और उनके बेटे राहुल की, जिनके रिश्तों की सारी मर्यादाएं लांघ दी। कहानी शुरू होती है मेरठ के एक पुराने लेकिन शानदार बंगले से। रमेश जी, जो सिंचाई विभाग के एक बड़े अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे, आज बहुत अकेले हो गए थे। उनकी धर्मपत्नी, जो उनका एकमात्र सहारा थी, उन्हें छोड़कर परलोक सिधार चुकी थी। घर के आंगन में मातम पसरा था। उनका इकलौता बेटा राहुल और बहू मीनाक्षी, जो इंदौर में रहते थे, अंतिम संस्कार के लिए आए हुए थे। 13वीं की रस्में अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राहुल के चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी। पिता के दुख को बांटने के बजाय वो वापस जाने की जुगत भिड़ाने लगा। तीसरे दिन ही राहुल पिता के पास आया और बोला, पापा, अब मम्मी तो रही नहीं, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? हमारे साथ इंदौर चलिए। बहू मीनाक्षी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जी पापा जी, चलिए। लेकिन उसके एक मन में चोर था। इंदौर में उनका 3 कमरों का छोटा सा फ्लैट था। वो मन ही मन सोच रही थी कि उस बुढ़े को वहां कहाँ रखेंगे, मेरी तो आज़ादी ही छिन जाएगी। रमेश जी ने अनुभवी आंखों से बेटे और बहू की बेरुखी को भांप लिया था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं बेटा, यह घर तुम्हारी माँ की यादों का मंदिर है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इस घर की देहरी नहीं लागूंगा। राहुल और मीनाक्षी ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर दुख का दिखावा था, लेकिन मन में जान बची वाला सुकून। तभी मीनाक्षी ने एक पेंच फंसाया। लेकिन पापा, आप बीमार रहते हैं, बीपी और शुगर की दवाइयां हैं, अकेले खाना कौन बनाएगा, देखभाल कौन करेगा? राहुल कुछ देर सोचता रहा। अचानक उसे अपनी दूर की मौसी रजनी की याद आई। रजनी, जो एक विधवा थी और ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था, वो अपनी एक बेटी के साथ मजदूरी करके पेट पाल रही थी। राहुल के दिमाग में एक सातिर योजना बनी, मुफ्त की नौकरानी। उसने तुरंत ननिहाल में फोन घुमाया। रजनी मौसी, पापा अकेले हैं, आपको रहने को छत मिल जाएगी और पापा को सहारा, आ जाओ। गरीब और बेसहारा रजनी के लिए भगवान का बुलावा था। 2 दिन के भीतर ही वो अपनी बेटी सरला के साथ मेरठ आ गई। चेहरे पर गरीबी की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में कृतज्ञता। रजनी ने आते ही हाथ जोड़े। जीजा जी, मैं आपकी पत्नी को दीदी मानती थी, इस घर में अपना मंदिर मानूंगी, आप चिंता ना करें। मीनाक्षी, जो कोप वन में बैठी थी, बाहर आई। उसने रजनी को ऊपर से नीचे तक देखा और रूखेपन से पूछा, देखो मौसी, काम कब सब करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना और पापा की मालिश। पगार कितनी लोगी? रजनी ने सिर झुका लिया। बेटी, मुझे सिर छुपाने को छत मिल गई, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, वही बहुत है। पगार की क्या बात करनी, जो खुशी से दोगे रख लूंगी। राहुल और मीनाक्षी की बाँछें खिल गई। मुफ्त में गुलाम मिल गया था। जाते जाते मीनाक्षी ने राहुल के कान में जहर बोला, सुनिए, मम्मी की अलमारी में बहुत भारी साड़ियाँ और जेवर रखे हैं, लॉकर में भी काफ़ी सोना है। पापा अब अकेले हैं, घर में ये बाहरी औरत रहेगी, कहीं हाथ साफ न कर दे, चाबियां मांग लो। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, अरे पगली, सब्र कर, सब हमारा ही तो है, अभी चाबी मांगी तो बुढ़ा भड़क जाएगा। समय बीतता गया। राहुल और मीनाक्षी वापस इंदौर चले गए, लेकिन उनका ध्यान हमेशा मेरठ वाले बंगले और लॉकर पर ही रहता। वे हर दूसरे महीने निरीक्षण करने आ धमकते। 1.5 महीने बाद जब वे दोबारा मेरठ पहुंचे, तो नज़ारा देखकर हैरान रह गए। जो घर पहले धूल और मायूसी में डूबा रहता था, आज वो चमक रहा था। लॉन में सुंदर फूल खिले थे, घर का कोना कोना साफ था। रजनी मौसी ने दरवाजा खोला। उनका भी कायाकल्प हो चुका था। साफ सुथरी साड़ी, माथे पर बिंदी और चेहरे पर सुकून। अंदर जाकर देखा तो रमेश जी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो पहले से ज्यादा स्वस्थ और तरोताजा लग रहे थे। उनका वजन बढ़ गया था और गालों पर लाली थी। अरे बेटा, तुम लोग आ गए, रमेश जी ने खुश होकर स्वागत किया। उस रात खाने पर रजनी ने 56 भोग परोसे, कम तेल मसाले का, लेकिन बेहद स्वादिष्ट खाना। रमेश जी रजनी की बेटी सरला को पढ़ाते हुए हंस रहे थे। घर में एक नई जान आ गई थी, लेकिन यह खुशी राहुल और मीनाक्षी को रास नहीं आ रही थी। उनकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। रात को कमरे में मीनाक्षी फुसफुसाई, राहुल, देख रहे हो, यह नौकरानी तो मालकिन बनी बैठी है। पापा की सेहत देखो, ये तो अभी 20 साल और नहीं मरने वाले, और अगर ये ऐसे ही जिंदा रहे तो हमारा फ्लैट कब बनेगा? हमें तो इस बंगले को बेचकर पैसा चाहिए था। राहुल ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। पापा इस रजनी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, कहीं बुढ़ापे में इनकी मति तो नहीं भ्रष्ट हो गई। अगले दिन सुबह राहुल ने देखा कि रजनी रमेश जी के पैरों की मालिश कर रही थी और रमेश जी उसे आशीर्वाद दे रहे थे। राहुल के दिमाग में गंदगी जुबान पर आ गई। उसने नाश्ते की मेज पर ही बम फोड़ दिया। पापा, यह सब क्या चल रहा है? राहुल ने तख्त आवाज में पूछा। रमेश जी चौंके। क्या हुआ बेटा? राहुल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर घटियापन की हद पार करते हुए बोला, पापा, लोग बातें बना रहे हैं, आपकी और रजनी मौसी की यह नजदीकियां, इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? माँ को अभी गए साल भर भी नहीं हुआ और आपने घर बसा लिया। रमेश जी के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया। छपाक।
पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रजनी दरवाजे के पीछे खड़ी थर थर कांपने लगी। रमेश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। वे अपनी जगह से खड़े हुए। बस खामोश। रमेश जी की शेर जैसी दहाड़ ने राहुल की बोलती बंद कर दी। जिस औरत ने तेरी माँ की तरह मेरी सेवा की, जिसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला, तूने उस देवी के समान महिला पर कीचड़ उछाला है और अपने बाप के चरित्र पर शक किया। रमेश जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तू मेरा बेटा नहीं, एक कलंक है। निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त, और आज के बाद अपनी यह मनहूस शकल मुझे कभी मत दिखाना। राहुल और मीनाक्षी को लगा कि बुढ़ा भावावेश में बोल रहा है। वे पैर पटकते हुए वहां से चले गए। राहुल ने जाते जाते कहा, देखता हूँ कब तक यह नौकरानी पालती है तुम्हें। जब बिस्तर पर पड़ोगे ना, तब हमारी ही याद आएगी। अगला 1 साल बीत गया। राहुल ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। फिर खबर मिली कि राजेश जी बाथरूम में फिसल गए हैं और उनके कुल्हे की हड्डी टूट गई है। राहुल आया, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। अस्पताल में डॉक्टर और रजनी मौसी सेवा में लगे थे। राहुल ने अपने वकील दोस्त मनीष से मुलाकात की और बस प्रॉपर्टी के कागजों की पूछताछ करके वापस भाग गया। आखिरकार वो दिन आया जिसका राहुल को बेसब्री से इंतजार था। रमेश जी का देहांत हो गया। खबर मिलते ही राहुल और मीनाक्षी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए मेरठ पहुंच गए। पिता का पार्थिव शरीर आंगन में पड़ा था। रजनी और उसकी बेटी दहाड़े मारकर रो रही थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, लेकिन राहुल की आंखों में एक बूंद पानी नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मालिक बनने का सुकून। अंतिम संस्कार के वक्त भी राहुल लोगों के बीच अपनी शान बघारता रहा। जी, मैं इंदौर में बैंक मैनेजर हूँ। पिता की बहुत सेवा करवाई हमने। जैसे ही पिता की आग ठंडी हुई, राहुल का असली रूप सामने आ गया। घर लौटते ही उसने रजनी को बुलाया। देखो मौसी, बहुत हो गया नाटक। पापा गए, अब यह घर मेरा है। 13वीं के अगले दिन ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और यहाँ से दफा हो जाना। रजनी रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी रही। 13वीं का दिन आया। पूरे समाज के सामने ब्रह्मा भोज हुआ। शाम को जब सब रिश्तेदार बैठे थे, राहुल ने वकील मनीष को आवाज दी। मनीष, अब देर मत करो। पापा की वसीयत सबके सामने पढ़ दो, ताकि सबको पता चल जाए कि इस बंगले और प्रॉपर्टी का वारिस मैं हूँ। और हाँ, लॉकर की चाबियां भी दे दो। मीनाक्षी को जेवर संभालने हैं। मनीष, जो रमेश जी का विश्वास पत्र वकील था, एक गंभीर मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक सील बंद लिफाफा था। उसने गला साफ किया और बोलना शुरू किया। रमेश जी ने अपने अंतिम दिनों में अपनी वसीयत बदल दी थी। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी छोड़ी है, लेकिन पहले मैं वसीयत पढ़ूंगा। राहुल के माथे पर पसीना आने लगा। वसीयत बदली थी। मनीष ने पढ़ना शुरू किया। मैं रमेश प्रसाद अपने पूरे होशो हवास में यह लिखता हूँ कि मेरे बेटे राहुल और बहू मीनाक्षी ने मेरे बुढ़ापे में मुझे त्याग दिया था। उन्होंने मेरे चरित्र पर जो लांछन लगाया, उसने मुझे जीते जी मार दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग राहुल की तरफ तरफ थू थू करने वाली नजरों से देखने लगे। इसलिए मैं अपनी चल और अचल संपत्ति का बंटवारा निम्न प्रकार से करता हूँ। पहला, मेरा यह 500 गज का बंगला जिसमें मैं रहता हूँ, मैं अपनी मुंह बोली बहन और सेविका श्रीमती रजनी के नाम करता हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की। क्या? राहुल अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। यह नहीं हो सकता, यह बुढ़ा सटिया गया था। यह औरत इस घर की मालकिन कैसे हो सकती है? मनीष ने उसे हाथ के इशारे से चुप कराया और आगे बढ़ा। दूसरा, मेरे बैंक में जमा 50 लाख रुपए मैं शहर के वृद्धाश्रम को दान करता हूँ, ताकि किसी और पिता को बेटे की बेरुखी न सहनी पड़े। तीसरा, और जहां तक मेरी पत्नी के जेवरों का सवाल है, जिनका मेरी बहू को बहुत मोह था। मीनाक्षी की सांसें थम गई। वो सारे जेवर मैं अपनी पोती और पोते राहुल के बच्चों के नाम करता हूँ, जो उन्हें 21 साल की उम्र के बाद मिलेंगे। तब तक वो लॉकर बैंक की कस्टडी में रहेगा। मेरे बेटे राहुल और बहू मीनाक्षी को मैं अपनी संपत्ति से एक फुटी कौड़ी भी नहीं देता। राहुल धम्म से सोफे पर गिर पड़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस बंगले को बेचकर वह करोड़ों के सपने देख रहा था, आज उसी बंगले में वो एक मेहमान भी नहीं, बल्कि एक अवांछित व्यक्ति था। रजनी रोते हुए मनीष के पास गई। वकील साहब, मुझे यह घर नहीं चाहिए, मैं तो बस। मनीष ने कहा, यह रमेश जी का आखिरी हुक्म है मौसी, यह आपका हक है। तभी वकील ने राहुल की तरफ देखा। राहुल, रमेश जी ने वसीयत में एक लाइन और लिखी है, अगर मेरा बेटा 24 घंटे के अंदर यह घर खाली नहीं करता तो पुलिस की मदद ली जाए। वहां बैठे रिश्तेदारों ने भी राहुल को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। धिक्कार है ऐसे बेटे पर। हीरे जैसा बाप को नहीं पहचाना। लालच ने अंधा कर दिया था। शर्मिंदगी और पछतावे की आग में जलता हुआ राहुल और उसकी पत्नी उसी रात अपना सामान उठाकर वहां से ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सिंह। रजनी, जिसे उन्होंने सरकार नौकरानी समझा था, आज उस महल की रानी थी और वो खुद सड़क पर आ गए थे। जय हिंद, जय भारत।